नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पेपर 2 का जो 5वां टॉपिक है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि संबंधित है झारखंड के साहित्य और साहित्यकार से। आज हम लोग 7वां टॉपिक देखेंगे, जो कि संबंधित है झारखंड के खेलकूद से, और इससे आपको 5 प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ही लिमिटेड टाइम देके आप बहुत ज्यादा मार्क्स यहाँ से निकाल सकते हैं, और इसीलिए सीएनटी एसपीटी से पहले हम लोग खेलकूद को ही यहाँ पे देख ले रहे हैं। फिर जो लेंदी टॉपिक है, एक तरह से कह सकते हैं सीएनटी और एसपीटी, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ कुछ टॉपिक जो भी हम स्किप कर रहे हैं, बार बार हर एक वीडियो में हम बताने का प्रयास करते हैं कि ये टॉपिक हम लोग ऑलरेडी जो है झारखंड के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के जो कंपाइलेशन वीडियो है उसमें माइंड मैप के थ्रू कंप्लीट कर चुके हैं। तो यदि कोई भी टॉपिक में आपको किसी तरह का कोई परेशानी होता है तो वो कंपाइलेशन वीडियो हमारे चैनल में जाइएगा तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, झारखंड जीएस माइंड मैप के थ्रू जो रिवीजन करवाया गया, उसमें सबसे नीचे का जो लास्ट का 3 वीडियो है वो इससे कंपाइलेशन वीडियो से संबंधित है। अगर इन टॉपिक से रिलेटेड अगर आप एमसीक्यू बनाना चाहते हैं तो आप एमसीक्यू भी वहां पे बना सकते हैं, या सॉल्यूशन का जो वीडियो डाला हुआ है देख सकते हैं, जो कि संबंधित है 1685 प्रश्नों से। इस एमसीक्यू में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी यहाँ पे बताया गया है, और चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, जैसे खेल खिलाड़ी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो खेल खिलाड़ी का जो भी प्रश्न आ सकता है या आया हुआ है, उन सबको हम लोग वहां पे डिस्कस किए। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ लेना है इस पीवाईक्यू का, और जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो पूछा गया, अगर उसका पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो सिंपली आप झारखंड कोचिंग क्लासेस सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में, तो वहां पे भी आप पे भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज यहाँ पे प्रारंभ करते हैं झारखंड के खेलकूद। जैसा कि आपको हर वीडियो में कहा जाता है, हम लोग जो भी टॉपिक शुरू करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर किस तरह के यहाँ पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और उसी तरह से हम लोग यहाँ पे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखिएगा तो आपको चलेगा जो खेल और खिलाड़ी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा ही गया है खेल और खिलाड़ी, अर्थात खिलाड़ी का जो भी अचीवमेंट रहा है, जो भी खेल से वो जुड़े हुए हैं, उससे प्रश्न पूछा जाता है। अगर कोई उनको पुरस्कार मिला है तो उनसे प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर कोई खेल झारखंड में हो रहा है, जैसे कि 34वां आपका नेशनल गेम यहाँ पे हुआ था, तो वहां से पूछा जाता है। किसी तरह का कोई इंटरनेशनल अगर गेम हो रहा है तो वहां से पूछा जाएगा। कुछ स्टेडियम है वो, उनसे भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, और जो पुरस्कार तो मिलेगा उससे पूछा जा रहा है। तो ये सब सारा क्वेश्चन हम लोग वीडियो के अंत में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। केवल हम ये बताना चाह रहे थे कि इस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, शुरुआत में जो है वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 2016 में, लेकिन 21 में आपको देखने को मिलेगा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, अर्थात एक खेल दिया गया है 34वां राष्ट्रीय खेल, और उसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, और आपको यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है और गलत। यानी कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दूसरा चीज, अगर आप 2024 में आप जाइएगा, जो कि बैकलॉग एग्जाम हुआ है, तो वहां पे क्वेश्चन पे अगर ध्यान दीजिएगा तो आपको पता चलेगा पहले एक खिलाड़ी का नाम देता था और वो किस खेल से जुड़े हुए ये पूछता था, लेकिन अब क्या कर रहा है, मिलान करने के लिए दे रहा है। यानी कि 4 खिलाड़ी और वो किस खेल से जुड़े हुए, ये आप जब तक नहीं जानिएगा तब तक ये प्रश्न को बना नहीं पाइएगा। तो इस तरह से इन सब प्रश्नों को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और एक चीज और यहाँ पता चल रहा है, चलिए यहाँ पे अगर कोई एक खिलाड़ी है तो उसका जो अचीवमेंट है या उससे संबंधित जो भी फैक्ट है उसको भी स्टेटमेंट बना के दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी से संबंधित स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हैं, और माइनर मिस्टेक यहाँ पे किया गया है। देखिए यहाँ पे आपका 7 जुलाई 1981 उनका जन्म है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है 8 जुलाई। उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भारतीय सेना में इनको मेजर का उपाधि दिया गया है, ये स्टेटमेंट बोलता है, लेकिन इनको लेफ्टिनेंट कर्नल का उपाधि मिला है। तो इस तरह से माइनर यहाँ मिस्टेक किया गया है और आपको स्टेटमेंट बना के दिए गए हैं। तो इसीलिए ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, और उसके बाद जो है इन प्रश्नों को बनाना है। देखिए स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो आपको खेल खिलाड़ी से कितने आपको देखने को मिल रहे हैं 2024 में। वन लाइनर केवल एक यहाँ पे पूछा गया, बाकी जितने क्वेश्चन यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं वो आपका 2 यहाँ पे देखने को मिला, बाकी 3 जो क्वेश्चन था वो स्टेटमेंट बेस्ड था। इसीलिए आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के लिए अपने आप को तैयार रखना है। इन सब में एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि खेल नीति से एक भी प्रश्न आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, चाहे वो 2016 का बात करें या 21 का या 24 का। लेकिन क्या खेल नीति से आगे भी प्रश्न नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूरे खेल को प्रमोट करने के लिए नीति को लाया गया है। तो आज ना कल किसी ना किसी एग्जाम में आपको इससे प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि झारखंड में जो भी पॉलिसी बना है या एक तरह से प्रमोशन के लिए जो पॉलिसी बना उसका एक मूल जो है वो यही खेल नीति है, जो कि हाल फिलहाल में अभी 2020 में आया हुआ है। तो इसीलिए आज हम लोग इस वीडियो के सबसे प्रारंभ में खेल नीति के बारे में ही चर्चा करेंगे, ताकि इसमें जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पता चल जाए, और अगर यहाँ से प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड भी प्रश्न आपको आता है तो आप उसको बहुत आसानी से बना पाए। ऐसा तो नहीं है कि जब ये क्वेश्चन आएगा तभी हम लोग पढ़ेंगे, ये चूंकि महत्वपूर्ण है इसलिए हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी तक नहीं आया है लेकिन आने की संभावना है। तो अगर हम खेल नीति की बात करें तो खेल नीति जो है अभी तक झारखंड में 2 बार यहाँ पे आ चुका है।
पहला जो आया था वो 2007 में आया था और दूसरा जो अभी रिसेंटली आया है वो 29 दिसंबर 2020 को आया हुआ। तो एक सवाल तो यही हो गया कि पहला खेल नीति झारखंड में कब आया था, 2007 में, और दूसरा जो आया है 29 दिसंबर 2020 को आया। अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं 29 दिसंबर 2020 को जो आया है खेल नीति, उसका मुख्य प्रावधान क्या है, क्योंकि 2007 का पढ़ के अभी कोई फायदा है नहीं, उससे ज्यादातर सवाल आपको पूछने देखने को नहीं मिलेंगे। तो 2020 में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ ये जो पेपर कटिंग आपको दिख रहा है प्रभात खबर का है, 30 दिसंबर 2020 का ये स्क्रीनशॉट लिया गया। वहीं से अगर कुछ तथ्य यहाँ हम निकाले तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पे झारखंड के खेल नीति का लॉन्च किया गया और महत्वपूर्ण तथ्य में आपको दिया गया है, जो भी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेंगे जो भी खिलाड़ी, उनको 2 करोड़ रुपया का पुरस्कार यहाँ पे नगद राशि आपको दिया जाएगा। दूसरा, अगर यहाँ पे बोलते हैं कोई भी खिलाड़ी हो या प्रशिक्षक हो, उनको एक अवार्ड दिया जाएगा जिनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा अवार्ड। तो इस तरह के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पेपर कटिंग में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी और कुछ यहाँ पे तथ्य देखने को मिले हैं जिसको हम यहाँ पे आपको बताते हैं। फिर जो भी यहाँ से तथ्य छूट गया है उन सबको एक एक स्लाइड में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी तरह का कोई अवार्ड आपको मिला, चाहे वो अर्जुन अवार्ड हो, द्रोणाचार्य अवार्ड हो या ध्यानचंद अवार्ड हो, तो आपको जो है ये चीज ओलंपिक में यहाँ पे आपको ओलंपिक पदाधिकारियों को कुछ यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। मतलब आपको अर्जुन अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है या ध्यानचंद अवार्ड मिला है, या आप जो है ओलंपिक के पदाधिकारी, ओलंपिक खेल से जुड़े हुए कोई पदाधिकारी, उसमें आपका कुछ अचीवमेंट है, तो आपको यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग खेलते रहते हैं कोई भी खेल, तो उससे कुछ ना कुछ पैसा आते रहता है, तो वहां से हम लोगों का जीवन जो है वो चलता है। लेकिन जब हम खेल से अलग हो जाते हैं तब उस समय हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, इस चीज का चिंता किया गया है इस खेल नीति में और बोला गया है आप खेल से जब रिटायर भी हो जाते हैं तब भी आपको यहाँ पे पेंशन दिया जाएगा। तो ये मुख्य प्रावधान में से एक था। दूसरा, अगर कोई भी पदक आप जीतते हैं और सीनियर खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं तो आपको प्रति माह 6,000 रुपया का छात्रवृत्ति दिया जाएगा। तो एक एमसीक्यू यहाँ स्पष्ट तौर पर बन सकता है कि खेल नीति के अंतर्गत जो पदक विजेता खिलाड़ी है उसको स्कॉलरशिप में कितना 1,000 रुपया का एक तरह से कहिए स्कॉलरशिप दिया जा रहा है, तो 6,000 रुपया आपको याद रखना है। दूसरा है कि यहाँ अगर किसी प्रतियोगिता में, तीसरा है किसी प्रतियोगिता में या शिविर में आप जा रहे हैं या भाग ले रहे हैं तो वहां पे भाग लेने के लिए आपको कुछ भत्ता मिलेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी खेल में भाग लेने के लिए कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, अपने स्टेट को छोड़ के कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं, तो उससे हमारा काम जो है वो छूट जाता है, और काम अगर छूट जाएगा तो हमारा जो इनकम का स्रोत है वही खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा गया कि अगर आप कोई काम को छोड़ के किसी खेल के लिए जा रहे हैं तब आपको वहां पे भत्ता दिया जाएगा, ताकि आपका जो परिवार है या आपका जीवन जो है वो सुचारू रूप से चल सके। आगे यहाँ पे दिया गया है कि प्राथमिकता के आधार पे खेलों का वर्गीकरण यहाँ तय किया जाएगा। यहाँ से तो डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं बनेगा, लेकिन ये भी हाईलाइटेड पॉइंट में एक पॉइंट दिया हुआ था। लास्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पता चलता है खेल को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट जगत के साथ यहाँ पे समझौता किया जाएगा। और इसका एक एग्जांपल आपको अभी पता चलेगा, सीसीएल के साथ झारखंड सरकार समझौता की है और झारखंड में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का यहाँ पे बात हो रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे ये लास्ट पॉइंट में यहाँ पे कहा गया कि खेल को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कॉर्पोरेट जगत को भी जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि खेल जो है वो झारखंड में बहुत आगे तक जाए और यहाँ के जो भी खिलाड़ी हैं वो विश्व स्तर तक अपना जो भी प्रतिभा है उसको दिखा सके। अब उसके लिए खेल नीति में अलग अलग तरह के और भी कई प्रावधान किए गए हैं। उन सभी प्रावधानों को एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे प्रयास यह कहा गया है कि कोई भी झारखंड में स्कूल है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल है, स्टेटमेंट में ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अभी 8 जुलाई की जगह 7 जुलाई की जगह 8 जुलाई लिखा गया है, उसी तरह से यहाँ पे आपको लिख सकता है केवल सरकारी स्कूल या केवल निजी स्कूल। तो याद रखिएगा, अभी जो आपको यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है वो दोनों के लिए, सरकारी स्कूल के लिए भी है और निजी स्कूल के लिए। तो सरकारी स्कूल और निजी स्कूल में क्या करना है, जो भी उनका पाठ्यक्रम होता है यानी सिलेबस होता है, उस सिलेबस में उनका जो शारीरिक शिक्षा है और जो खेल से संबंधित पाठ्यक्रम है उसको जोड़ना अनिवार्य है। मतलब ये ऑप्शनल नहीं, आप चाहे तो जोड़े चाहे तो नहीं जोड़े, ये आप नहीं कर सकते, आपको जोड़ना ही पड़ेगा, ये अनिवार्य प्रावधान है। और ये दोनों स्कूल में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो निजी। तो आपका जो सिलेबस है उसमें शारीरिक शिक्षा और जो खेल है वो चीज ऐड होना चाहिए, क्योंकि जब तक पाठ्यक्रम में खेल और शारीरिक शिक्षा के बारे में नहीं बताया जाएगा, बच्चों को इसका जो इंपॉर्टेंस है वो पता नहीं चलेगा। और एक तरह से कहिए, खेल में अगर प्रतिभावान खिलाड़ी को आपको ढूंढना है तो जो स्कूल है उसी से आपको वहां पे ढूंढना होगा, क्योंकि स्कूल में जो भी प्रतिभावान व्यक्ति होते हैं या बच्चे होते हैं उनका प्रतिभा कहीं ना कहीं आपको वहां पे दिखाई देने लग जाता है। तो इसीलिए प्रमोट जो है आपको स्कूल लेवल से ही करना होता है, और इसी में सरकार जो है वो कुछ प्रयास
करिए। एक प्रयास और किया गया है जिससे एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकता है। यहाँ पे बोला गया है खेल के लिए एक पीरियड जो है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, मतलब 1 घंटा का, 45 मिनट का, ऐसा हम लोग के समय भी होता था। लेकिन अब इस खेल नीति के तहत कहा गया है कि यहाँ पे चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो निजी, याद रखिएगा हम बार बार कह रहे हैं सरकारी और निजी दोनों स्कूल में कहा गया है खेल के लिए 1 घंटे यहाँ कम से कम शारीरिक गतिविधि के लिए क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए। मतलब 1 घंटा से ज्यादा जो समय है आप वहां पे दे सकते हैं, लेकिन 1 घंटा से कम समय आपको यहाँ पे देना नहीं है। तो इस तरह से आपको जो पूछा जाएगा एमसीक्यू में कि सरकारी और निजी स्कूल में पाठ्यक्रम में बात किया जा रहा है वो तथ्य पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बना के। दूसरा कि उसको कितने घंटे का समय देना है, तो शारीरिक गतिविधि के लिए 1 घंटे का समय देना है। अब यहाँ पे देखते हैं खेल के प्रमोशन के लिए और क्या जाना है। तो केवल स्कूल लेवल में केवल एक पाठ्यक्रम में शामिल कर देने से या एक पीरियड खेल के लिए छोड़ देने से जो कि 1 घंटा का होगा उससे खेल प्रमोट नहीं होगा। खेल को प्रमोशन करने के लिए और भी आपको बहुत सारे कार्य करने होंगे। जैसे कि अगर कोई आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा स्कूल है जिसके पास खेल का बड़ा सा मैदान है या उनका अंतर्गत या उस स्कूल के अंतर्गत कोई स्टेडियम है, तो सरकार उसको एक जो है खेल ग्रामीण खेल केंद्र की तरह क्या करेगी, बढ़ावा देगी। तो याद रखिएगा कि अगर कोई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कोई ऐसा स्कूल आता है जिसके अंतर्गत कोई खेल का मैदान है या स्टेडियम है, तो उसको सरकार जो है ग्रामीण खेल केंद्र के तौर पे विकसित करेगी और उसके बाद वहां पे खेल को प्रमोशन करने के लिए जो भी एक तरह से कहिए अनुदान वगैरह जो होगा या जो भी सहायता होगा सरकार उसको देने का प्रयास करेगी। इसके लिए एक और यहाँ पे कार्य किया गया है। यहाँ पे कार्य क्या किया गया है कि एक खेल मित्र का यहाँ पे नियुक्ति किया जाएगा और वो भी कॉन्ट्रैक्ट में किया जाएगा। कितने साल के लिए, तो 2 साल के लिए। तो ये सब जो फैक्ट है उसको आप याद रखिएगा। खेल मित्र का काम क्या होगा, तो खेल मित्र का नाम ही है खेल मित्र। तो जो भी गांव घर के जो भी प्रतिभावान व्यक्ति होंगे उनको इस खेल से जोड़ने के लिए, यानी ये जो ग्रामीण खेल केंद्र है उससे जोड़ने के लिए, ताकि वहां पे वो जाए खेले और उनको जो भी आवश्यकता है सरकार जो भी एक तरह से कहिए प्रोवाइड कर रही है, चाहे खेल से संबंधित कोई भी किट है, ड्रेस है या जो भी चीज यहाँ पे योजना होगा उसको इन लोगों तक, जो भी गांव के लोग हैं उन लोगों तक पहुंचाने का जो काम होगा वो कौन करेंगे, खेल मित्र। तो आपको बस एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है खेल नीति के अंतर्गत जो खेल मित्र का नियुक्ति किया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट में, वो कितने साल के लिए किया जा रहा है, तो 2 साल के लिए किया जा रहा है। यहां से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं ये स्लाइड में जो आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, और नेक्स्ट स्लाइड में एक नाम आता है जो कि उम्मीद करते हैं अगर आप झारखंड से हैं तो जरूर इसको सुने होंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के तौर पे जाना जाता है। ये जो है नाम है मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। नाम ही है मेगा। मेगा मतलब क्या होता है, बड़ा होता है, 10⁻⁶ होता है। ये चीज आप लोग अगर फिजिक्स पढ़ रहे होंगे तो जान रहे होंगे। तो ये जो है खेलगांव जो कि होटवार में पड़ता है वहीं पे है, जो कि अगर जिला देखे जाए तो रांची जिला में पड़ता है। तो इसको एक तरह से कहा जाए कि जब 34वां राष्ट्रीय खेल जब हो रहा था उस समय खेलगांव का विकास किया गया था 2011 में। बाद में रख रखाव के लिए इसको झारखंड सरकार को दे दिया गया। काफी समय न्यूज में आता है कि इनके कई दीवार वगैरह या रख रखाव पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इसके सरकार का आलोचना भी कहीं कहीं किया जाता है। लेकिन फिर भी सरकार यहाँ बीच बीच में एक तरह से इंटरफेयर करते रहती है और उसके बाद कभी कभी ये भी बोल देती है, चूंकि ये सीसीएल के साथ यहाँ पे स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का बात किया जा रहा है तो कॉर्पोरेट जगत को जोड़ा गया है। तो कभी सरकार अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोलती है कि कॉर्पोरेट जगत जो है यहाँ ठीक से ध्यान नहीं दे रहे। तो इस सब बात में तो हम लोगों को जाना नहीं है। हम लोगों को केवल ये समझना है कि आखिर जो ये मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वो क्या आ सकता है। तो पहला कि इसका निर्माण कब हुआ था, तो 34वां जो नेशनल गेम हुआ था जिसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे भी इसी वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे। तो 34वां जो नेशनल गेम हुआ था 2011 में, उसी के दौरान यहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स है उसको बनाया गया था। ये काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है और अभी हाल फिलहाल में एक प्रश्न भी आया था 2024 के ही बैकलॉग एग्जाम में कि इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कितने स्टेडियम आते हैं। तो वहां पे आपका आंसर दिया गया था 8 स्टेडियम। तो याद रखना है कि आपका ये जो मेगा कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसके अंतर्गत 8 स्टेडियम आते हैं। लेकिन अगर आप विकिपीडिया देखिएगा तो इसके अलावा भी कई ऐसे वहां पे खेल के जगह होंगे जिसके बारे में वहां पे दिया गया है। लेकिन स्टेडियम के तौर पे अगर आपको पूछा जाए तो फिलहाल के लिए 8 आप आंसर याद करके रखिएगा, क्योंकि आयोग के द्वारा जो आंसर दिया गया है वो 8 ही दिया गया है। अब हम वहां जाके देखे नहीं कि कितना स्टेडियम है कि नहीं है। कभी आपको मौका मिले तो आप जरूर जाइए, और अगर कोई गया है तो उसका ब्लॉग वगैरह या कोई वीडियो वगैरह है तो आप उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो सवाल में आया वो चीज हम यहाँ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक चीज और आपको जानना है कि इस मेगा कॉम्प्लेक्स में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को यहाँ पे क्या किया जा रहा है,
खोलने का बात किया जा रहा है। तो आपको देखिए किसी भी चीज को बढ़ावा देना है तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्था होना चाहिए, और चूंकि ये खेल है तो खेल को बढ़ावा देने के लिए यहाँ बहुत सारे एकेडमी तो खोले गए, लेकिन उस एकेडमी का रूल रेगुलेशन कैसे चलाया जाए, उसको कंट्रोल कौन करेगा। तो अगर कोई एक यूनिवर्सिटी होगा तो उसको कंट्रोल करने का एक तरह से कहिए आप संस्था आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छे से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसमें एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने का सरकार यहाँ पे क्या कर रही है, बात कर रही है। अब जब यहाँ पे बात आता है कि एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है तो इसके संबंधित कुछ इकोनॉमिक सर्वे में और भी यहाँ पे आपको फैक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फैक्ट क्या देखने को मिलता है कि जो ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे खोला जा रहा है उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम देखें तो इसके बारे में कहा जाता है ये एक ज्वाइंट वेंचर है, यानी दो संस्था के मिलने के बाद ही इस यूनिवर्सिटी को बनाया जाएगा। वो दो संस्था कौन है, तो पहला है एक तो गवर्नमेंट खुद और दूसरा है यहाँ पे सीसीएल। तो इस तरह से सीसीएल यानी कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड जो है और झारखंड सरकार का ये ज्वाइंट वेंचर है, और जो इसका रेशियो है अगर खर्चा करने का देखिएगा तो 50-50 रेशियो यहाँ पे दिया गया है। वैसे भी आपको बोला गया था 2020 में भी इस नीति को ध्यान दिया गया, या इस नियम नीति के तहत इस बात को ध्यान दिया गया है कि कॉर्पोरेट जगत को भी खेल के साथ जोड़ना है। और इसी का ये एक तरह से कहिए एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जो कि होटवार में है उसमें एक यूनिवर्सिटी खोलने का बात कहा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे इससे संबंधित जो भी आपका एमसीक्यू बन सकता था वो सारे तथ्य हम आपको बताने का प्रयास किया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे मेगा स्पोर्ट्स के बारे में या कॉम्प्लेक्स के बारे में कुछ आया है तो उसके बारे में जो फैक्ट हमको नेट में गूगल में मिला है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रहा है कि मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 235 एकड़ में फैला हुआ है। 34वां नेशनल गेम के आयोजन से लेकर इसका निर्माण 2011 में के करीब, एक मिनट, हाँ 2011 के करीब 650 करोड़ रुपए की लागत से इसका निर्माण किया गया था, और इसकी देखरेख का जिम्मा जो है वो झारखंड स्टेट है ना स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को यहाँ पे सौंप दिया गया है। तो ये जो है कुछ इनके बारे में, चूंकि ये सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है झारखंड का और इसीलिए यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। अभी आपको बोला गया कि अगर आप देखिएगा तो सवाल में जो बैकलॉग का एग्जाम हुआ था कि इसमें कितने स्टेडियम है तो आपको पूछा गया था, तो आपका आंसर जो दिया गया आयोग के द्वारा 8 स्टेडियम। लेकिन आप विकिपीडिया में देखिएगा तो इस तरह के कई यहाँ पे स्टेडियम के नाम और इंडोर है आउटडोर है उसका नाम आपको देखने को मिला है, जो कि 8 से यहाँ पे आपको ज्यादा दिख रहा होगा। अब पता नहीं किसको स्टेडियम का दर्जा मिला है नहीं मिला है, इतना डिटेल तो हमको कोई जानकारी हम गूगल में सर्च किए तो पता नहीं चला, लेकिन हाँ इतना आप मान के चल रहे हैं कि अगर कभी आएगा कि इस कॉम्प्लेक्स में कितने स्टेडियम है तो हम 8 उसका आंसर मानेंगे, क्योंकि आयोग के द्वारा ये आंसर अभी दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे अगर हम एक नाम यहाँ पे पढ़े, देखिए जो भी महान विभूति है झारखंड के उसके नाम पे यहाँ पे इस स्टेडियम को रखा गया है। तो कभी बाइलक ये पूछा जाए कि है ना बिरसा मुंडा एथलेटिक स्टेडियम, या ये भी पूछ सकता है कि मेगा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन कौन सा स्टेडियम आता है, और उसमें 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें से एक स्टेडियम इसके अंतर्गत नहीं रहेगा, बाकी 3 रहेंगे। तो इसलिए नाम एक बार जान लेना जरूरी है। तो इस तरह से गणपत राय इंडोर स्टेडियम है, फिर टाना भगत इंडोर स्टेडियम है, फिर तनवीर खान इंडोर स्टेडियम है, शेख भिखारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है। तो हो सकता है इन सबको यहाँ पे स्टेडियम के तौर पे नहीं रखा होगा, इसलिए काउंटिंग करने से यहाँ 8 ही दे रहा है। फिर है टेनिस सेंटर है, फिर वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम है जो कि स्विमिंग से संबंधित है, फिर है आपका कबड्डी एंड खो खो स्टेडियम है, तो जो कि नाम से ही पता चल रहा है कबड्डी और खो खो से है। फिर टिकैत उमराव शूटिंग रेंज है, शूटिंग से है संबंधित है। फिर बैडमिंटन कौन है, बैडमिंटन से संबंधित होगा। फिर है रग्बी आउटडोर स्टेडियम है जो कि रग्बी से संबंधित है। फिर है आपका सिंघू कानू सिद्धू, तो यहाँ होना चाहिए सिद्धू होना चाहिए, सिंघू लिखा हुआ है तो सिद्धू कानू है ना वेलोड्रम करके यहाँ पे दिया है जो कि ट्रैक साइकिलिंग से और रोलर स्केटिंग से संबंधित है। फिर आर्चरी रेंज आर्चरी से संबंधित है। राम दयाल है ना कला भवन जो है वो कला से संबंधित होगा, कोई दूसरा कला वगैरह होगा। तो ये सब नाम अगर कभी देगा तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो झारखंड मेगा कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं जो कि होटवार खेलगांव में उपस्थित है। उम्मीद करते हैं अगर आप रांची से होंगे तो जरूर गए होंगे, अगर नहीं गए तो कभी समय मिले तो जरूर इस समय घूमना चाहिए। अभी फिलहाल तो हम नहीं गए, समय मिलेगा तो हम भी यहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या खेल के प्रमोशन में या खिलाड़ियों को जो कि एक तरह से दिव्यांग नहीं है, जो कि एकदम स्वस्थ है, क्या उनके प्रमोशन की बात कही गई है, तो नहीं। यहाँ पे जो दिव्यांग है उनको भी प्रमोट करने का बात किया गया है खेल नीति 2020 में, और उसके लिए यहाँ पे बोला गया है कि जो भी खेल
प्रतिभा होगा या प्रतिभावान खिलाड़ी होंगे, उसको हम लोग बढ़ाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बिल्कुल रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। और इसके लिए यहाँ पे एक चीज और भी कहा गया है कि जो निदेशालय है, जो खेल निदेशालय है, निदेशालय और सचिवालय, आप उम्मीद करते हैं अगर लोक प्रशासन पढ़ रहे होंगे तो पता होगा, जो भी कार्य को एग्जीक्यूट करवाता है, नीति को एग्जीक्यूट करवाता है, उसको डायरेक्टरेट या निदेशालय के तौर पे हम लोग जानते हैं। तो खेल निदेशालय है जो समय समय पे क्या करती है, खेल प्रतिभा खोज करती है, और इस खोज के प्रतिवर्ष ये खोज किया जाता है, और इसमें जो भी प्रतिभावान खिलाड़ी है उसको खोजा जाता है और आगे प्रमोट किया जाता है। हर तरह का सुविधा जो है वो खेल निदेशालय उसको देती है, चाहे वो कैंटीन का सुविधा हो, चाहे किट का सुविधा हो, चाहे जो भी सुविधा उसको चाहिए उस खेल में आगे बढ़ने के लिए, वो सारा सुविधा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। दिव्यांग के बारे में यहाँ पे अगर हम देखें तो दिव्यांग के बारे में कहा गया है कि इनको भी प्रमोट करने के लिए सरकार अलग अलग तरह का यहाँ पे प्रयास करती है। जैसे उनको क्या दिया जाता है, कैश अवार्ड। तो जैसे अभी हम लोग पढ़े कि अगर आप ओलंपिक में मेडल जीतते हैं तो उसमें आपको स्वर्ण पदक अगर आप जीतते हैं तो आपको 2 करोड़ देगा। तो उसी तरह से अगर कोई दिव्यांग खिलाड़ी जो है अगर किसी में पदक जीतते हैं तो उनको कैश अवार्ड दिया जाएगा। अलग अलग खेल के लिए अलग अलग अवार्ड का राशि हो सकता है, लेकिन हाँ, ये अवार्ड का राशि कैश होगा। दूसरा चीज है जिला स्तरीय स्टेडियम की सुविधा। तो जो जनरल आदमी, जनरल कैंडिडेट होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, उनके लिए तो बहुत सारे स्टेडियम बने हुए हैं, लेकिन जो दिव्यांग खिलाड़ी हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्टेडियम बनाने का बात कहा गया है। फिर यहाँ पे बोला गया है खेल का समान अवसर, यानी कि जितना अवसर एक स्वस्थ खिलाड़ी को मिलता है उतना ही अवसर जो है वो एक दिव्यांग खिलाड़ी को भी यहाँ पे देगी सरकार। ऐसा यहाँ पे 2020 के नीति में करी है। तो इस तरह से यहाँ पे ये तथ्य देखती है। अब इस स्लाइड में एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट, या एक तरह से कहिए ज्यादा चांस है कि इस स्लाइड से एमसीक्यू बनेगा। और वो एमसीक्यू क्या बनेगा कि किस खेल में कौन सा पुरस्कार या कितना राशि जो है वो दिया जाता है किस पुरस्कार को जीतने से। तो पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ओलंपिक में। तो ओलंपिक में अगर आप स्वर्ण पदक यहाँ पे जीतते हैं तो आपको शुरुआत में ही बताया गया था, पेपर में हाईलाइट करके दिया गया है, 2 करोड़ रुपया आपको दिया जाएगा। अगर आप रजत पदक जीतते हैं तो 1 करोड़ रुपया दिया जाएगा। अगर कांस्य पदक जीतते हैं तो 75 लाख रुपया की राशि जो है आपको पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव में आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव बनाना इस फैक्ट से बहुत आसान है, इसीलिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकता है। दूसरा है अगर कोई विश्व कप लेवल का आप या वर्ल्ड लेवल का कोई चैंपियनशिप जीतते हैं जिसमें स्वर्ण पदक आप जीतते हैं ओलंपिक को छोड़ के, तो 20 लाख मिलेगा। अगर कांस्य जीतते हैं, रजत जीतते हैं तो आपको 15 लाख मिलेगा, और कांस्य अगर जीतते हैं तो आपको 10 लाख मिलेगा। तो कहने का मतलब एक साइड आपका ओलंपिक का दिया है, दूसरा साइड दिया गया है वर्ल्ड कप लेवल के। आप कोई भी खेल जीतते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो अगर वहां पे आपको स्वर्ण, रजत और कांस्य है तो 20 लाख, 15 लाख और 10 लाख का राशि आपको क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी स्लाइड में एक और बात कहा गया है जिसके बारे में कहा गया है कि जो खेल का प्रशिक्षण करवाते हैं, जैसे ओलंपिक खेल में यहाँ पे प्रशिक्षण करा रहे हैं और वो खिलाड़ी जो है स्वर्ण पदक जीत जाता है, तो उसका जो कोच होगा या जो प्रशिक्षण देने वाला होगा उसको भी यहाँ पे कुछ राशि दिया जाएगा। और वो जो राशि है वो कितना लाख रुपया है, 10 लाख रुपया। तो उम्मीद करते हैं ये 10 लाख रुपया भी आपको याद रखना है, क्योंकि कोच को, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करते हैं खिलाड़ी को आगे प्रमोट करने के लिए, तो कोच को भी तो कुछ बहुत सहायता राशि या एक तरह से पुरस्कार राशि देना होगा। और अगर उसका विद्यार्थी जो है ओलंपिक में जाके स्वर्ण पदक जीत रहा है तो कोच को 10 लाख रुपया यहाँ पे देने का बात कहा गया है। तो इस तरह से इस स्लाइड को भी हम लोग यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया था वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो स्लाइड है, इस स्लाइड में क्या बोला गया है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे अनुदान करने का बात दिया गया है। सरकार जो है खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे ऐसे संस्था हैं जो स्पोर्ट्स एकेडमी है उनको अनुदान देती है, कुछ पैसा देती है, जिससे वो खेल के संबंधित जो भी सामान है, ड्रेस है या किट है, जो भी आवश्यकता है खेल के लिए, वो सामान वो खरीद सकती है। तो उसके लिए ये बोला गया है कि अगर कोई रजिस्टर्ड एक तरह से कहिए संस्था नहीं है या संघ नहीं है तो उसको पैसा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हो सकता है उस पैसा का दुरुपयोग किया जाए। और इसीलिए कहा जा रहा है कि मान्यता प्राप्त जो खेल संघ है उसी को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, अनुदान दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो हम लोग उसको अनुदान नहीं देंगे। दूसरा चीज है कि ये मान्यता होना चाहिए कहाँ से, खेल विभाग से ये मान्यता यहाँ पे प्राप्त होना चाहिए। दूसरा है इसके अलावा अलग से सोसाइटी एक्ट के तहत भी निबंधन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन उसका होना आवश्यक है, तभी उसको सरकार के द्वारा अनुदान मिल सकता है। तीसरा है साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजन के लिए अधिकतम जो है 1 करोड़ की राशि। यहाँ से एमसीक्यू फिर से यहाँ पे पूछ सकता है, अगर यहाँ पे आप अंतरराष्ट्रीय लेवल का कोई आयोजन करवा रहे हैं और उसमें आपको अनुदान चाहिए तो मैक्सिमम जो अनुदान जाएगा वो कितना करोड़ तक जाएगा, तो 1 करोड़ तक। ये भी आपका यहाँ पे खेल नीति में बताया गया है। दूसरा चीज बोला गया है, क्या 1 करोड़ जो है एक ही बार आपको दे दिया जाएगा, नहीं, तो ये जो है 50-50% आपको दिया जाएगा। पहले 50% यहाँ पे दिया जाएगा और 50% का क्या किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा कि जो पैसा आपको दिया गया था
जिसके लिए दिया गया था, है ना, अगर खेल के किट के खरीदने के लिए दिया गया था तो आप उसी में खर्चा कर रहे हैं कि कहीं और कर रहे हैं? क्योंकि अगर मान ली चलिए 1 करोड़ मिलेगा और उसका वो लोग निजी उपयोग में प्रयोग कर लिए, यानी कि खेल को बढ़ावा ना देके अपना भ्रष्टाचार में इसको यूज कर लिए, निजी उपयोग में कर लिए, तो वो जो होगा एक तरह से कहिए सरकार का जो पैसा है वो डूब जाएगा। और इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि आपको पहले 50% यानी कि यहाँ पे 50 लाख रुपया पहले पैसा दिया जाएगा, उसका ऑडिट किया जाएगा कि आप सही तरीके से उसका यूज किए हैं कि नहीं, तब बाकी का 50 लाख यानी 50% जो है आपको पैसा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये सब सारा चीज जो है वो देख लिए। अब इसको देखने के बाद खेल नीति हमारा समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब इसका जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट था हम सब आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किए। चूंकि यहाँ पे जो 34वां राष्ट्रीय खेल है हुआ तो 2011 में था, लेकिन 2021 में भी आपको प्रश्न देखने को यहाँ से मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्योंकि हमारे राज्य में हुआ ये बहुत बड़ा आयोजन था और जो आपको अभी बोला गया मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो देन है वो इसी 34वें राष्ट्रीय खेल का ही देन है। तो इसीलिए इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी रख लीजिए, क्योंकि इससे भी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं जो 34वां राष्ट्रीय खेल है उससे संबंधित क्या क्या प्रश्न आपको बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो शुभारंभ होता है वो कब होता है, तो 12 फरवरी 2011 में। छौवा इसका यहाँ पे दिया गया है, छौवा करके यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसका शुभांकर का था और ये भी प्रश्न आया हुआ है ना, छोटा हिरन बच्चा हिरन जो है इसका शुभांकर का था। उसके बाद दिया गया है कि ये खेल जो है 26 फरवरी 2011 तक यहाँ पे चलता है, यानी कि है ना 26 फरवरी तक ये खेल चला, जिसमें 36 टीम के कुल इतना खिलाड़ी जो है वो भाग लेते हैं। ये तो आपको नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको जो पूछा जाएगा वो ये इस खेल का मुख्य आयोजन जो है बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम रांची में, वही खेलगांव जो है उसमें वहां पे हुआ था। और इसका शुभांकर जो था वो छौवा या जो शिशु हिरन है वो है। आपको ये एक बार स्टेटमेंट पूछा गया था जो कि आज के ही वीडियो में अंत में हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि यहाँ पे जो झारखंड को जो स्वर्ण पदक मिला था वो 33 स्वर्ण पदक और 26 जो है वो रजत मिला था और 34 जो है वो कांस्य मिला था। और इस तरह से जीत कर कुल टीमों में कौन सा स्थान पाए थे, 5वां। तो स्टेटमेंट आपका बना दिया गया था पहला स्थान। तो इस तरह से स्टेटमेंट को थोड़ा सा हेर फेर करके आपको दिया जा सकता है और हो सकता है अगर आप ध्यानपूर्वक ना देखे हो तो कहीं पे भी गलती कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको, अच्छा वो छोड़िए, अब उससे हो गया वहां, या देख ही लीजिए। चलिए, तो यहाँ पे आपको गलती से यहाँ पे 5वां स्थान की जगह पहला स्थान दे दिया तो गलत हो जाएगा। आपको जो यहाँ 33 स्वर्ण पदक है उसके जगह अगर कम बेसी दिया वहां गलत कर सकता है, रजत में गलती कर सकता है, कांस्य में गलती कर सकता है। तो कहीं भी थोड़ा सा स्टेटमेंट को चेंज करके ये लोग जो है एक गलत स्टेटमेंट देंगे और अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो वो जो है आपका गलत हो सकता है। अब इसी वीडियो के प्रारंभ में आपको कहा गया था जो भी झारखंड के महत्वपूर्ण खिलाड़ी है उनसे सवाल आपको देखने को मिलता है। तो इसलिए अगर आप देखिएगा तो पेपर में बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में एक तरह से कहिए न्यूज या उनके जीवनी से संबंधित कुछ जानकारी आपको देखने को मिलते हैं। तो उस जानकारी में एक पेपर कटिंग आया था जिसमें यहाँ पे बोला गया था कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक लेवल पे हमारे राज्य के गए हैं और ये जयपाल सिंह मुंडा से शुरुआत होता है। सिल्वनाश डुंगडुंग जो है वो वहां पे एक तरह से करते हैं, जाते हैं और अपना जो अचीवमेंट या अपना जो प्रदर्शन है उसको वहां तक दिखाते हैं। तो इस तरह के जितने भी एक तरह से कहिए पर्सन है उनका बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी ले लेना है, क्योंकि सवाल जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो इस पेपर कटिंग से हमको एक चीज खाली यहाँ पे जानना है, वो क्या जानना है, तो यहाँ पे आपका दिया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक डे यहाँ पे मनाया जाता है। तो ओलंपिक डे जो है वो कब मनाया जाता है, तो 23 जून को, यहाँ पे 23 जून जो है उसको ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक डे के तौर पे मनाया जाता है। तो ये डेट अगर बाय लक कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, ये पेपर कटिंग में दिया गया है। क्यों दिया गया था कि ओलंपिक में यहाँ पे शुरुआत जब हो रहा था उस समय में दिया गया था कि झारखंड में ओलंपिक में यहाँ के लोगों का क्या क्या प्रदर्शन रहा है, जिसमें एक यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिल्वनाश डुंगडुंग के तौर पे इसको हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। सिल्वनाश डुंगडुंग के बारे में यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ सिल्वनाश डुंगडुंग जो कि हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है। प्रश्न तो ये भी पूछ सकता है कि आखिर ये किससे संबंधित है, तो केवल रटने के बजाय थोड़ा बहुत जो पेपर कटिंग में आपको देखने को मिलता है उन सब के बारे में आपको जानना, या न्यूज चैनल में कभी आ गए तो उनके बारे में जानिए, क्योंकि तब याद करना थोड़ा आसान हो जाता है। केवल रटिएगा तो रटने में थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 1980 में जो ओलंपिक हुआ था मॉस्को में, जो कि रूस में है, वहां इनके द्वारा या इनका जो टीम है वो गोल्ड मेडल यहाँ पे ये जीते थे। तो इस तरह से यहाँ पे सिल्वनाश डुंगडुंग जो है उसके बारे में याद रखिएगा। ओलंपिक में जो कि मॉस्को में हुआ था वहां ये गोल्ड मेडल जीते हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पे इनको 2016 में ध्यानचंद पुरस्कार भी यहाँ पे मिला है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि पूछता है। धोनी को जैसे अभी पूछा था कौन कौन पुरस्कार मिला है,
उसी तरह से आपको पूछ सकता है सिल्वनास डुंगडुंग, क्योंकि ओलंपिक में इनका बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे पूछ सकता है कि इनको कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। तो ये तो मुख्य रूप से यहाँ पे दिया गया है। और भी अगर आप पेपर पे थोड़ा बहुत नजर रखते होंगे तो कई खिलाड़ी के जीवनी के बारे में या वो जो खेल से जुड़े हुए उससे संबंधित जानकारी आपको मिलते रहता है। और ये काम आपको करना है पेपर कटिंग से ही, क्योंकि देखिए एक बार हम किताब में पढ़ते हैं तो वो तो ठीक है, चलिए एग्जाम समय पढ़ते हैं, लेकिन अगर पहले से थोड़ा बहुत अगर आप इसमें नजर गड़ाए हुए रहिएगा तो आपको जो है किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा अंतिम समय में जब आप फैक्ट को याद कीजिएगा। और नहीं तो केवल फैक्ट को रटिएगा तो दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ देखिएगा आपको दिया गया है सलीमा टेटी के बारे में, दूसरा यहाँ पे दिया गया है निकी प्रधान के बारे में जो कि हॉकी से संबंधित है, दीपिका कुमारी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, रीना कुमारी जो कि तीरंदाजी से संबंधित है, और उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिया गया है हरभजन सिंह बास्केटबॉल से संबंधित है। ये जो है यहाँ पे झारखंड के हरभजन सिंह है ना, ये क्रिकेट वाले हरभजन सिंह नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में दिया गया है कि ओलंपिक में झारखंड के कितने खिलाड़ी जो है वो गए हैं और भाग लिए, और ये नाम तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं ये नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, हम पढ़ देते हैं। अगर आप चाहिएगा इसका जो ये इमेज है, अगर चाहिएगा टेलीग्राम ग्रुप में भेज दे तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम यहाँ पे जितना भी इमेज को प्रयोग कर रहे हैं पेपर कटिंग का वो सारा चीज हम आपको भेज देंगे, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। तो जयपाल सिंह मुंडा हॉकी ओलंपिक में यहाँ पे भाग लिए थे, कब लिए थे? 1928 में एम्स्टर्डम में जो हुआ था वहां से ये क्या किए हैं, लिए हुए भाग लिए हुए थे। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो दूसरा नाम दिया गया सिल्वनास डुंगडुंग, 1980 में हॉकी से ही खेल से संबंधित थे, मॉस्को में ओलंपिक हुआ था वहां भाग लिए थे। तीसरा है हरभजन सिंह बास्केटबॉल जो कि यहाँ पे दिया गया है वो मॉस्को से संबंधित है। चौथा है मनोहर टोपनो हॉकी से जुड़े हुए हैं, 1984 में लॉस एंजलिस में जो हुआ था वहां से ये जुड़े हुए थे। फिर है रीना कुमारी तीरंदाजी है, ये एथेंस में जो हुआ था ओलंपिक वहां पे ये जुड़ी हुई थी 2004 में। दीपिका कुमारी 2012 में लंदन में जो ओलंपिक्स हुआ था वहां जुड़ी हुई थी। फिर है निकी प्रधान हॉकी से जुड़ी हुई है, 2016 में रियो डी जेनेरो जो ब्राजील में वहां पे हुआ था वहां से जुड़ी थी। लास्ट में सलीमा टेटे तो टोक्यो में हुआ था। तो जो भी नाम यहाँ पे आपको दिख रहा है, चाहे वो रीना कुमारी का नाम यहाँ पे है ना, यहाँ पे रीना कुमारी चाहे दिखे, चाहे निकी प्रधान दिखे, चाहे यहाँ सलीमा टेटे यहाँ पे आपका सलीमा टेटे दिखे, चाहे दीपिका कुमारी दिखे, ये सारे के सारे यहाँ पे दिख रहा है हरभजन है ना सिंह जो कि बास्केटबॉल से संबंधित है, सभी के सभी किसी न किसी ओलंपिक में भाग लिए। तो ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, निम्नलिखित में कौन खिलाड़ी हैं जो कि ओलंपिक में भाग लिए? तो इस प्रश्न को उम्मीद करते हैं आप बना लीजिएगा। और भी पेपर कटिंग में बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे सरकार जो है, जैसे कि आपको बोला गया कि आप पूरा जीवन जो है वो खेल के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आगे का आपका जीवन कैसे चलेगा? क्योंकि बहुत सारे खेल जो है वो एक लिमिट के बाद या एक समय के बाद नहीं खेले जाते हैं, खिलाड़ियों के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, तो उनको एक सरकारी नौकरी दे दिया जाता है स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत। और इस तरह से कई खिलाड़ी को यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जो है यहाँ पे क्या मिला है, आपका नौकरी मिला है। तो ये जो खिलाड़ी जिनको नौकरी मिला है उसको भी आप थोड़ा बहुत याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एक तरह से कहिए ये हाईलाइटेड है। तो अभी जो आपका करंट में रहेंगे न्यूज में वो सब आप करंट अफेयर की किताब से थोड़ा बहुत देख सकते हैं। यहाँ अगर हम 2-4 नाम यहाँ पे पढ़े, बाकी जैसा कि आपको कहा गया, अगर आपको ये स्क्रीन शॉट चाहिए अगर इस पेपर कटिंग का तो आप कहिएगा तो कमेंट कीजिए, अब यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। तो लकी मंडल जो है वो तीरंदाजी से संबंधित है, मनीषा सिंह ताइक्वांडो से है ना, बाउसिल हसन हैंडबॉल से, कुमारी प्रियंका वुसु से, इंडू मुंडा वुसु से, अर्पणा कुमारी कराटे से, जयलक्ष्मी लागुरी तीरंदाजी से, फिर यहाँ पे दिया गया है आपका कविता कुमारी लॉन बॉल से, नवीन कुमार राम साइकिलिंग से, देवानंद बारके कराटे से, सीमा कुमार सिन्हा कराटे से, तुलसी हेम्ब्रम तीरंदाजी से, राहुल मिंज विसु से, ज्योति कुमारी विसु से, दीपिका बहादुर तितुंग विसु से, राम कुमार भट्ट साइकिलिंग से, आलोक लकड़ा लॉन बॉल से, मोहम्मद अबू तालिब लॉन बॉल से है, राजीव कुमार सही लॉन बॉल से, नूतन मंजू मिंज लॉन बॉल से, परवीन अख्तर टाइकोंडो से, प्रीति कुमारी टाइकोंडो से, विमला मुंडा ये कराटे से है, फिर फनी भूषण जो है वो टाइकोंडो से, सुमन लता मुर्मू तीरंदाजी से, संगीता खलको जो है बॉक्सिंग से। तो इस तरह से यहाँ पे जो है पुरस्कार इन लोगों को यहाँ पे दिया गया था, जिसका नाम अभी हम लोग यहाँ पुरस्कार स्वरूप नियुक्ति पत्र दिया गया था उसका नाम दिए। अगर इतना नाम याद नहीं होता है तो भी यहाँ पे कुछ हाईलाइटेड नाम दिया गया, जैसे सीमा कुमारी कराटे से जुड़ी हुई है, दीपक बहादुर जो है वुसु से जुड़े हुए, कविता खलको जो है लॉन बॉल से है, अबू तालिब अंसारी लॉन बॉल से है, परवीन अख्तर जो है ताइक्वांडो से। कम से कम ये 2-4 नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको उतना सारा नाम याद ना रहे इसलिए तो बोला जा रहा है, उससे संबंधित अगर कोई जीवनी आपको थोड़ा बहुत मिल जाए तो वो सब याद रखिए, क्योंकि लिस्ट कितना आदमी याद रखेगा, इतना सारा चीज यहाँ हम लोगों को पढ़ना होता है, क्या याद रखिएगा। वही चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है जो कि अभी हम यहाँ पे पढ़ के आपको बताएं। अब देखिए ये जो है आपका जो खेल नीति और प्रमुख जो खिलाड़ी थे वो तो हम बता दिए, लेकिन क्या इसी से आपका काम हो जाएगा? नहीं, बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि यहाँ पे हम स्लाइड में या पावर पॉइंट में नहीं बता पाए,
उसको जल्दी से हम जो नोट्स है, क्लास नोट्स है, उसी से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो और भी जो बचा जो टॉपिक है उन सबको हम लोग बताने का या समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो भले लंबा चला जाए लेकिन एक ही वीडियो में इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो सीएनटी और एसपीटी से संबंधित होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, झारखंड में जो खेल पुरस्कार है उसमें मुख्य रूप से कौन कौन सा खेल पुरस्कार है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला खेल पुरस्कार आपका दिया गया है बिरसा मुंडा पुरस्कार। बिरसा मुंडा पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो सभी खेल के खिलाड़ियों को दिया जाता है अगर वो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल से क्या किए हैं, खेले और अच्छा प्रदर्शन किए हैं। तो प्रति वर्ष यहाँ पे देखिएगा तो 6 खिलाड़ी को यहाँ यह पुरस्कार दिया जाता है। तो याद रखिएगा, बिरसा मुंडा पुरस्कार जो है यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है और इस तरह से प्रति वर्ष कितने खिलाड़ी को दिया जाता है? 6 खिलाड़ी। कोई एक विशेष खेल के लिए नहीं दिया जाता है कि फुटबॉल के लिए दिए या क्रिकेट के लिए दिए, है ना, कोई भी खेल के लिए दिया जा सकता है यदि आप उस खेल में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में अच्छा प्रदर्शन किए। अब आगे देखते हैं जयपाल सिंह पुरस्कार। ये तो अभी हम लोग पढ़े थे कि यहाँ खेल प्रशिक्षकों को ये दिया जाता है, अच्छे प्रशिक्षण के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। ये अल्बर्ट एक्का पुरस्कार जो है विभिन्न खेलों के लिए दिया जाता है जब आप जीवन भर किसी में क्या करते हैं, उपलब्धि लेते हैं। जैसे अभी सिल्वनाश डुंगडुंग, है ना, अगर उनका उपलब्धि जीवन भर हॉकी में है तो उनको अल्बर्ट एक्का पुरस्कार दिया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, अगर किसी खेल के प्रति आप पूरा जीवन समर्पित कर दिए तो आपको एक पुरस्कार मिलेगा जिसका नाम है अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। उसके बाद यहाँ 3 पुरस्कार है, एक स्कूल लेवल पे भी मिला जाएगा, एक आपको यूनिवर्सिटी लेवल पे यहाँ पे मिलेगा और एक जो है यहाँ पे आपका उससे नीचे लेवल पे यहाँ पे मिलेगा। तो पहला है अब्दुल हामिद पुरस्कार। ये कहाँ मिलता है? तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय लेवल पे ये अच्छे प्रदर्शन के लिए आपको दिया जाता है। उसके बाद है अनमोल आइंद, यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। अनमोल आइंद जो है वो विद्यालय लेवल पे आपका दिया जा रहा है। मतलब 3 ही स्तर है, पहला स्कूल है, फिर आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी है, फिर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में आपको जो बिरसा मुंडा जो दिया जा रहा है पुरस्कार वो 3 पुरस्कार है। और एक जो है प्रशिक्षु के लिए दिया जा रहा है जो कि संबंधित है आपका जयपाल सिंह मुंडा, और एक जीवन भर आप किसी खेल को अपना समर्पित कर देते हैं, खेल को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, तो उसके लिए अल्बर्ट एक्का पुरस्कार दिया जा रहा है। अब यहाँ झारखंड में पुरस्कृत कुछ व्यक्ति के बारे में दिया गया, कुछ लिमिटेड ही हम लिखे, ज्यादा तो नहीं लिखे हैं, तो जो भी लिखे हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न 2007 में मिला था, पद्मश्री 2009 मिला है और पद्म भूषण जो है वो 2013 मिला। इसी तरह से प्रेमलता अग्रवाल जो कि जमशेदपुर की है और पर्वतारोहण है, 7 महाद्वीप के पर्वतों में ये फतह की है और उनको पद्मश्री मिला है 2013 में। उसके बाद यहाँ दीपिका कुमारी है, इनको मिला है पद्मश्री 2016 में, और पूर्णिमा महतो जो है तीरंदाज है, इनको मिला है द्रोणाचार्य पुरस्कार 2013 में। तो इस तरह से यहाँ द्रोणाचार्य जो है ये प्रशिक्षु है, यानी कि एक तरह से ये ट्रेनिंग देती है इनके लिए। ध्यानचंद पुरस्कार मिला है 2006 को सिल्वनाश डुंगडुंग, हॉकी से ये जुड़े हैं। समुराय टेटे हॉकी से जुड़े हैं, ध्यानचंद पुरस्कार इनको भी मिला है 2017 में। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं और इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार यहाँ पे मिला है। अब यहाँ पे ये जो है नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि फुटबॉल से कौन कौन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे है ना, क्रिकेट से कौन कौन जुड़े हुए हैं। तो ये नाम जो है आपके पास कोई ना कोई किताब तो जरूर होगा, वहां दिया होगा, आप वहां से अगर रट नहीं सकते हैं तो रट लीजिए। हम थोड़ा बहुत यहाँ पे जो खिलाड़ी है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं, जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। तो प्रमुख खिलाड़ी से पहले यहाँ खेल स्थल यानी स्टेडियम आपको दिया गया है और सवाल स्टेडियम से भी आपको देखने को मिला है, इसलिए चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जमशेदपुर में 3 स्टेडियम है, पहला कीनन है, जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स है और मोहन आहूजा। ये मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम को ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपका एक इसी से मिलता जुलता नाम और आपको देखने को मिलेगा जो कि बोकारो से संबंधित है और ये प्रश्न आपका आया हुआ है जो कि अभी हम दिखाएंगे भी। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम के नाम से इसको जानते हैं। तो याद रखिएगा, मोहन कुमार मंगलम अगर देगा तो बोकारो आपको मारना है और मोहन आहूजा अगर देगा तो आपको मारना है कहां पे? जमशेदपुर में। अब रांची में अगर देखें तो रांची में जो मुख्य स्टेडियम है उसका नाम है बिरसा मुंडा स्टेडियम, जयपाल सिंह स्टेडियम, मेकन स्टेडियम और रेलवे स्टेडियम। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेडियम होंगे, जैसे यहाँ ऑस्ट्रो है ना, तब जो कि हॉकी के लिए होता है, शताब्दी स्टेडियम है, ये सब यहाँ पे पूछा जाएगा। तो जो भी लिमिटेड स्टेडियम है उसको पढ़ लीजिए, जो ज्यादा फेमस रहता है। BNP है ना, मैदान यहाँ पे दिया है। बाकी तो स्टेडियम झारखंड में बहुत सारे, अगर आप गूगल कीजिएगा तो बहुत सारा लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन बेसिक इतना जानकारी आप ले लीजिए। इनमें से अगर मिलाने के लिए कोई एक भी नाम आपको दिख जाएगा तो थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरा हजारीबाग स्टेडियम से ये तो पूछेगा नहीं क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है। धनबाद में जो है वो डिगवाड़ी स्टेडियम है और रेलवे स्टेडियम, गोल्फ मैदान और JMM का जो स्थापना हुआ है यही हुआ है। ये चीज आप उम्मीद करते हैं पहले से इतिहास में पढ़े होंगे। चाईबासा में चाईबासा स्टेडियम नहीं पूछेगा। दुमका में इंडोर स्टेडियम है, अभी पूछ चुका है, सवाल में अभी आपको बताएंगे। गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जैक्ट तो हमको याद नहीं आ रहा है कि ये पूछा हुआ है कि नहीं, लेकिन जहां तक हम याद कर पा रहे हैं जेपीएससी में तो नहीं, लेकिन दूसरा एग्जाम में शायद यहाँ पे इससे सवाल पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेडियम था जिसको हम बताने के यहाँ पे प्रयास किए। अब चलिए यहाँ पे जो खेल की विभूति है जिससे सवाल आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और इसीलिए इसको भी हम लोग जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगा, बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन होगा एक एक करके यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे नाम आ रहा है दीपिका कुमारी जी का, और दीपिका कुमारी के बारे में दिया गया है। देखिए जन्म वगैरह सब जनरली पूछता नहीं, उनका जो अचीवमेंट रहा है खेल में वो ज्यादातर पूछता है, कोई पुरस्कार मिला तो वो ज्यादातर पूछता है। तो यहाँ पे इनका जन्म वगैरह सब यहाँ पे दिया गया है। 13 जून 1994 रातों में हुआ था। शिव नारायण महतो इनके पिता थे, गीता महतो इनकी माता थी। तीरंदाजी से जुड़े हुए ये चीज तो आप पहले से ही याद रख लीजिएगा क्योंकि ये पूछता है। दूसरा 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए स्वर्ण पदक यहाँ पे जीती, और 2012 में तीरंदाजी में विश्व कप में इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता। तो ये सब आपको पूछा जा सकता है। इनको अर्जुन पुरस्कार मिला था कब? 2012 में यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे मिला है। पद्मश्री मिला है 2016 में, और यंग एचडी अवार्ड जो मिला है 2017 में। तो ये जो अवार्ड मिला है और जहां जहां ये स्वर्ण पदक जीती है इसको थोड़ा बहुत आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा, सवाल यहां से देखने को मिल सकता है। प्रेमलता अग्रवाल के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि ये जमशेदपुर की रहने वाली है, पर्वतारोही है, महत्वपूर्ण है, जानी मानी पर्वतारोही है, और 7 महाद्वीप के शिखर पर चढ़ने वाली ये प्रथम महिला है, और ये झारखंड से संबंधित है, और इसीलिए यहाँ से सवाल भी आपको देखने को मिला है। यहाँ पे 2004 में आइसलैंड की चोटी में, 2008 में अफ्रीका की चोटी में, जो कि ऊंची चोटी किलिमंजारो में, 2011 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट में, 2012 में दक्षिण अमेरिका की चोटी एकांकागुआ में तिरंगा को यहाँ पे फहराया। तो कहने का मतलब है ये अलग अलग समय में अलग अलग 7 महाद्वीप के जो सबसे ऊंची चोटी है उसमें फतह कर चुकी है, और 2013 में इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। पूर्णिमा महतो के बारे में अभी हम लोग देखे कि ये जो है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको मिला हुआ है, और दूसरा ये ट्रेनिंग भी दिलाती है। तो ये प्रसिद्ध महिला तीरंदाज एवं प्रशिक्षक है, और 2013 में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। अरुणा मिश्रा के बारे में याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है, मुक्केबाज है और जमशेदपुर से ये संबंधित है। 2004-5 में एशियन गेम में इन्होंने मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक यहाँ पे जीता था। तो इस तरह से 2004-5 में स्वर्ण पदक ये जीत चुकी है एशियन गेम्स में। विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक ये जो है 2006 में यहाँ पे जीती हुई थी। तो इस तरह से यहाँ पे ये अरुणा मिश्रा के बारे में यहाँ पे हम लोग देखें। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अरुणा मिश्रा के बारे में दिया है, लेकिन वो जो आपको बताया गया उसके अलावा और कुछ तथ्य हैं। जैसे यहाँ दिया 2009 में ऑल इंडिया पुलिस मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता। 2011 में राष्ट्रीय जो खेल हुआ था 34वां राष्ट्रीय खेल, इसमें भी ये स्वर्ण पदक जीती थी। फिर 2011 में 12वां महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। 35वां राष्ट्रीय खेल में जिसका आयोजन केरल में हुआ था, देखिए यह केरल नहीं है, ये जो है वो आपका केरल में यहाँ पे हुआ था। इन्होंने स्वर्ण पदक यहाँ पे क्या किया है, जीता है। और इस तरह से वर्तमान में झारखंड सरकार के अंतर्गत ये इंस्पेक्टर रैंक पे ये काम करी, यानी कि इनको भी एक तरह से कहिए स्पोर्ट्स कोटा में नौकरी मिल चुका है। जयपाल सिंह मुंडा मारंगोम के, इसके बारे में तो पूरा इतिहास ही हम लोग जानते हैं। ऑक्सफोर्ड ब्लू 1925 में ये खिताब यहाँ पे प्राप्त किए थे, और 1928 में भारतीय सिविल सेवा में इनका चयन हुआ था, और ओलंपिक भी ये जीते थे 2028 में। सिविल सेवा से ये एक तरह से कहिए इस्तीफा देके ये खेल खेले थे। सिल्वनास डोंगडुंग अभी आपको बताया गया हॉकी खिलाड़ी से संबंधित है। मॉस्को में 1980 में जो खेल हुआ था ओलंपिक में हॉकी का खेल, उसमें ये स्वर्ण पदक जीते थे। आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम पे इसको जाना जाता है, और ध्यानचंद अवार्ड इनको 2016 में मिला है। समुराय टेटे काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है, प्रथम महिला खिलाड़ी है जो कि राष्ट्रीय हॉकी टीम का ये क्या की थी, नेतृत्व की थी। ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक तरह से कह सकते हैं प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी है। तो इस तरह के जब भी कोई प्रथम वगैरह सब आता है तो याद रखिएगा समुराय टेटे है ना, हॉकी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण महिला है जिसको ध्यानचंद पुरस्कार पहली बार मिला है, जो कि हॉकी से संबंधित है और महिला है। कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक इनको मिला था 2002 में। उसके बाद इनको हॉकी का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था, पता नहीं अभी ये है कि नहीं है, ये एग्जैक्ट हमको अभी जानकारी नहीं है। राहुल बैनर्जी के बारे में बोला गया है कि ये प्रसिद्ध तीरंदाज है, टाटा आर्चरी एकेडमी से जुड़े हुए, राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक ये जीते थे। 2009 में विश्व कप में आर्चरी की व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक और एशियन गेम में स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया। तो ये जो है इनका महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विमल लकड़ा के बारे में देखें तो हॉकी से ये संबंधित है। देखिए जो ज्यादा फेमस नहीं रहते उससे केवल यही पूछा जाएगा कि ये किस खेल से संबंधित है। लक्ष्मी पाडिया है, बॉक्सर है ना, अर्थात मुक्केबाज है, और 34वां राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल इनको मिला था। 2008 में नवी सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक, 58वां अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में है ना, जो कि पुणे में हुआ था। 2010 में स्वर्ण पदक, त्रिचूर में 2010 में हुआ था। 11वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक, और 60वीं अखिल भारतीय पुलिस महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया। तो काफी पुरस्कार ये जीती है। याद रखिएगा लक्ष्मी पांड्या जो है वो किससे संबंधित है, मुक्केबाज से।
सौरभ तिवारी ये जो है ये क्रिकेट से संबंधित है, उम्मीद करते हैं जानते होंगे। वरुण एरन भी क्रिकेट से संबंधित है। झानो हंसदा ये तीरंदाज से संबंधित है और इसको याद रखिएगा 2006 में एशियन चैंपियनशिप में ये स्वर्ण पदक जीतने के अलावा विश्व कप आर्चरी में भी स्वर्ण पदक ये जीत चुके हैं। तो इस तरह से मिशन बेंजामिन लकड़ा है, ये झारखंड के प्रसिद्ध मुक्केबाज हैं यानी बॉक्सर हैं। 2009 में हैदराबाद में हुए 56वें सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में रजत पदक मिशेल बेंजामिन लकड़ा के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा बोलता है 65वां ऑल इंडिया इंटर रेलवे मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक इनके द्वारा जीता गया था। आगे और भी कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है नाम अंशुता लकड़ा, तो इनके बारे में दिया गया। हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं तथा सिमडेगा जिले से के निवासी हैं। 2003 से 13 तक राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही थी। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी भी इनके द्वारा किया गया। निक्की प्रधान जो है बहुत फेमस है, न्यूज में रहती है, प्रथम महिला खिलाड़ी है जो कि ओलंपिक में ये क्या थी, भाग रही थी। तो इस तरह से जहां पे भी कहीं प्रथम वगैरह आ जाता है तो बस आप उसको याद कर लीजिए, क्योंकि सवाल वहां से बनने के ज्यादा चांस हो जाते हैं। 31वें ओलंपिक खेल में रियो डी जेनेरो 2016 में महिला हॉकी टीम की ये सदस्य बनाया इनको गया था। खूंटी जिले के हसल गांव से ये संबंधित है। फिर है माइकल किंडो, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी हैं और इन्होंने राहुल किला में हॉकी की नर्सरी बनाने में अहम भूमिका बनाई। मतलब एक तरह से ये लोगों को जागरूक करने का इनका प्रयास था हॉकी में। दिवाकर प्रसाद है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी से संबंधित है। 56वें सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो कि 2009 में हुआ था उसमें कांस्य पदक। 11 में 65वें ऑल इंडिया इंटर रेलवे पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक ये जीते थे। अमिताभ चौधरी ये खिलाड़ी नहीं है, ये क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, जेपीएससी के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर आप जेपीएससी में पहले से जुड़े हुए 7वें जेपीएससी से 7वें से 10 तो इनका नाम जानते ही होंगे। इनका देहांत हो चुका है। कोमिलिका बारी है, स्पेन में आयोजित युवा तीरंदाजी विश्व कप में ये जो है रिकर्व कैडेट बालिका वर्ग में स्वर्ण पदक ये जीती हुई थी। उसके बाद ये पेपर कटिंग तो आपको सारा चीज बता ही दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं आज जो हम आपको बताने का प्रयास किए, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो हम आपको बताया, जो कि स्टैटिक्स पोर्शन में आता है। कुछ अभी करंट में न्यूज में रहेंगे कोई खिलाड़ी, तो उसका करंट अफेयर का जो भी किताब आपके पास है उससे आप कवर कर लीजिए बहुत ही लिमिटेड टाइम में। देखिए आपका एक ही वीडियो में उम्मीद करते हैं हो सकता है 1-8 घंटा के आसपास का ये वीडियो बना होगा, उसमें जो है आपको पूरा एक 5 प्रश्न का टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया गया। जो भी मेरे तरफ से लगा कि ये इंपॉर्टेंट है वो सारा चीजें हम आपको बताने का प्रयास किए। तो इसी तरह से जो भी करंट अफेयर है उसको भी आप थोड़ा बहुत एक तरह से एक नजर देख लीजिएगा और कम से कम लास्ट में एक प्रयास कीजिएगा कि कौन खिलाड़ी किस खेल से जुड़े हुए हैं। ये अगर कोई डाटा एक जगह, जैसे कि नोट्स में हम लोग भी लिखे, लेकिन सबको पढ़ना थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा इसलिए हम पढ़े नहीं है। तो इस तरह का कोई भी अगर आपके पास डाटा है तो एक बार उसको जरूर पढ़ लीजिए कि हाँ फलाना व्यक्ति फलाना खेल से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं आपका जो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न है 5 में से उम्मीद करते हैं 5 अगर बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपका 4 प्रश्न तो बन ही जाएगा अगर थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग सीएनटी और एसपीटी एक्ट के बारे में जानकारी वहां पे लेंगे, बहुत ही अच्छे से हम लोग उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो भी हो सकता है हम वहां करेंगे उस तथ्य को या उस फैक्ट को आसान करने के लिए, ताकि आप जो है इस प्रेशर के समय भी उस तथ्य को बहुत आसानी से समझ सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।